चैप्टर 189। सिज़ुरो मुसाशी से कहता है कि तुम कब तक मेरे इन घातक वार से बचते रहोगे। मुसाशी नोटिस करता है कि सिज़ुरो उस पर अटैक करने वाला है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि सिज़ुरो उसे बड़ा बड़ा क्यों लग रहा है। सिज़ुरो याद करता है अपनी पूरी जान को स्वॉर्ड पर लगा देना, यही योशियो का स्टाइल है। वो अपना पास्ट याद करता है। 20 साल पहले इसी रैंडीजी फील्ड में एक अपराधी को लाया जाता है जिसे मौत की सजा दी गई है, पर उसे अपने सर्वाइवल के लिए एक स्वॉर्ड दी जाती है। उसे बताया जाता है कि उसे अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। वो अपराधी रैंडीजी फील्ड में घासों को देखकर सोचता है कि ये बहुत बड़ी है, उसके लिए ये आसान नहीं होने वाला। तभी उन घासों के बीच में से सिज़ुरो निकलकर उसके सामने आता है। तभी सिज़ुरो का मास्टर उसे बताता है कि ये डोजो की प्रैक्टिस नहीं है। सिज़ुरो उस अपराधी को मार देता है। जिस दिन योशिओका क्लैन का उत्तराधिकारी सिज़ुरो पैदा हुआ था, तब से ही वो जान को स्वॉर्ड पर लगाता रहा है। मुसाशी सिज़ुरो की तरफ देखता है, उसे कुछ रियलाइज होता है। मुसाशी सोचता है कि मैं इस जिंदगी का आभारी हूँ, मैं सिज़ुरो के सामने अपना सब कुछ झोंक सकता हूँ। ए गॉड ऑफ वॉर, मैं खुद के एग्जिस्टेंस के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मुसाशी फोकस होता है। सिज़ुरो नोटिस करता है कि मुसाशी के मुंह से लार टपक रही है। सिज़ुरो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मुसाशी सिज़ुरो को बीच में से काट देता है। चैप्टर 190। मुसाशी और सिज़ुरो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। मुसाशी ऐसे अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है मानो उसकी स्वॉर्ड ही उसके हाथ में ना हो। इस टाइम उसे उसके हाथ का भी पता नहीं होता। अटैक के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, उसने सिज़ुरो को 2 टुकड़ों में काट दिया है। ये देखकर मुसाशी खुद चौंक जाता है। डैंसेचिरो अब भी अपने भाई सिज़ुरो का इंतजार कर रहा है। इंतजार करते हुए उसकी आंख लग गई थी। वो नींद से जागता है। वो कहता है कि उसने बेकार ही सिज़ुरो का वेट किया। कोई नहीं, रोजाना की तरह वो शाम तक तो घर आ ही जाएगा। तभी योइची डैंसेचिरो के पास आता है। डैंसेचिरो योइची को बताता है कि अगर तुम्हें सिज़ुरो यहाँ आता हुआ दिखे तो तुम उसे मेरे पास ले आना, मैं उसके संग ट्रेन होऊंगा। योइची डैंसेचिरो को सिज़ुरो के बारे में बताने से हिचकिचा रहा होता है। डैंसेचिरो पूछता है कि क्या हुआ। बर्फ पड़ रही है और डोजो में सिज़ुरो की डेड बॉडी रखी हुई है। डैंसेचिरो उसकी बॉडी के सामने रो रहा है। सिज़ुरो की बॉडी के 2 टुकड़े हो गए हैं। डैंसेचिरो उसे जोड़ते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कैसे सिज़ुरो की हालत ऐसी हो सकती है। ये सच नहीं है। ओइदा भी सिज़ुरो की डेथ पर रो रहा है। इसी सुबह डोजो के बाहर एक डिसाइपल को एक लेटर मिलता है जिस पर मुसाशी का साइन है। उसमें लिखा होता है कि जल्दी से रैंडीजी फील्ड में जाओ। मीके कहता है कि सिज़ुरो ने मुसाशी से फाइट क्यों की। डैंसेचिरो कुछ दिनों बाद मुसाशी से फाइट करने वाला था। मीके कहता है कि इस न्यूज़ का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि मुसाशी ने योशिओका के हेड को 2 टुकड़ों में काट दिया तो योशिओका स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम सबको ऐसा बताएंगे कि सिज़ुरो की मौत बीमारी से हुई है, पर सच छुपाए नहीं छुपता और टाउन में रूमर फैल जाती है। डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे हैं कि क्या सही में मुसाशी ने सिज़ुरो को मारा है। तुमने देखा सिज़ुरो की बॉडी का क्या हाल हुआ है। किसी हैंड को ही पूरा काटना बहुत बड़ी बात है। तभी योइची कहता है कि अगर मुसाशी ऐसा कर सकता है तो उन्हें प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे। योइची डैंसेचिरो को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा है। डैंसेचिरो सिज़ुरो को याद करते हुए ट्रेनिंग कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी बड़ी है, इसलिए तुम्हें सिर्फ स्ट्रेंथ पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वॉर्ड को लाइट मत पकड़ो। और क्या ऐसा कहते हुए डैंसेचिरो के हाथ से स्वॉर्ड छूट जाती है। और क्या था जो उसका भाई सिज़ुरो उसे बताता। ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है। चैप्टर 191। नए साल की सुबह सिज़ुरो को मारने के बाद मुसाशी डोजो के बाहर वो लेटर रख के जाता है जिसमें लिखा होता है कि जल्द ही रैंडीजी फील्ड में जाओ। इसके बाद मुसाशी नदी के पास जाकर अपने घाव को साफ कर रहा होता है। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम होनामी कोइत्सु है, वो नदी में खून से संदे एक कपड़े को देखता है। मुसाशी अपने घाव को साफ कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर कोइत्सु खड़ा होता है। वो मुसाशी से पूछता है कि नए साल की सुबह सुबह उसने किसे काटा है। वो नोटिस करता है कि मुसाशी चौकन्ना है, उसका हाथ उसकी स्वॉर्ड पर है। मुसाशी कहता है कि उसने योशिओका सिज़ुरो को काटा है। कोएत्सु ऐसा सुनकर हंसता है। उसे लगता है कि मुसाशी मजाक कर रहा है। मुसाशी वहां से जाने लगता है। वो चलता हुआ लड़खड़ाता है। तभी वो कोएत्सु से पूछता है कि क्या तुम मेरे रहने के लिए कोई जगह का जुगाड़ कर सकते हो। कोएत्सु उसे अपने घर ले आता है जहाँ पर मुसाशी आराम कर रहा है। कोएत्सु के घर पर एक रोनिन और रुका हुआ है। वो कोएत्सु को मुसाशी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि उसे वो व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा।
और जरा देखो तो तुमने उसकी पट्टी भी कर दी। हालांकि मेरा ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति की तरह ही रुका हुआ हूँ। कोएत्सु मुसाशी की तरफ देखते हुए कहता है कि वो सो रहा है और ऐसा लगता है कि पूरी रात बर्फ पड़ने वाली है। रात हो गई है। मुसाशी उस इंसिडेंट को याद करता है। वो कहता है कि उसकी स्वॉर्ड गायब हो गई थी और उसका हाथ भी। मुझे नहीं पता कि मैंने सिज़रो को कैसे काटा। वो सिज़रो की बात याद करता है कि उसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है जो मरने वाला है, पर वो तुम्हारे बात करने की तड़प को समझ सकता है। मुसाशी को कुछ रियलाइज होता है। वो सोचता है कि ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक फाइट थी, तुमने एक व्यक्ति को काटा, बस और कुछ नहीं। वो स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि एक के बाद एक अपोनेंट को काटना, अपनी स्किल्स को परफेक्ट करना और अपने बॉडी के सच को सुनना, और ये मारने और मरने का जाल मेरी जिंदगी में ऐसे ही चलता रहता है। मुझे बस अपनी आर्ट के बारे में सोचते रहना है। मुसाशी सो रहा है, उसकी आंख खुलती है, वो अपने नाखूनों को चबाता है। वो एक कप में थोड़ा सा पानी डालता है और कुछ पेंट करने लगता है। वो बड़ी शिद्दत से पेंट कर रहा है। वो सोचता है कि उसे लगा था कि वो योशिओका को डिफीट करने के बाद बड़ा अच्छा महसूस करेगा। चैप्टर 192। योशिओका स्कूल की ये रूमर पूरे क्योटो शहर में फैल चुकी है। सारे लोग मुसाशी की बात कर रहे हैं, पर वो योशिओका के डर के मारे इसकी खुल के बात भी नहीं कर सकते। हर किसी को यही लग रहा है कि बीमारी का तो बहाना है, सिज़रो को मुसाशी ने ही मारा है। इस रूमर ने कई लोगों का ध्यान अपने इधर खींच लिया है। कुछ रोनिन वहां आते हैं और मुसाशी के लिए एक चैलेंज बोर्ड गाड़ते हैं। वो रोनिन कहता है कि मुसाशी उनसे नहीं बच सकता, वो मुसाशी से फाइट करेंगे। वो कहते हैं कि जो भी मुसाशी को जान से मार देगा वो फेम कमा लेगा। किसी और के मारने से पहले मैं ही उसे मार दूंगा। योशिओका स्कूल क्या ही उसे मारेगा, मैं ही मुसाशी को जान से मार दूंगा। योशिओका स्कूल के डिसाइपल उसकी ये बात सुन रहे होते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि वो योशिओका स्कूल का काम करेगा और हो सकता है कि वो इसके बदले इसे रिवॉर्ड भी दे दे। तभी वहां पर योशिओका के डिसाइपल्स आते हैं। उनमें से एक डिसाइपल मीके होता है। मीके उन तीनों को एक फील्ड में बात करने के बहाने से ले जाता है। मीके उस रोनिन को काट देता है। उसके साथ के दो रोनिन ये देखकर डर जाते हैं। मीके उन्हें बताता है कि वो योशिओका के 10 स्वॉर्ड्समैन में से एक है। मीके उस रोनिन को इसलिए मारता है क्योंकि वो योशिओका के बारे में फालतू बोल रहे थे। तो तुम दोनों योशिओका के बारे में क्या बोल रहे थे? वो दोनों रोनिन वहां से भाग जाते हैं। कोएत्सु घर पर बैठकर स्वॉर्ड में दाल लगा रहा है। एक व्यक्ति उसके पास बैठा हुआ है जिसका नाम कोशित्सु है। वो स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ये बहुत लंबी स्वॉर्ड है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि कुछ ही लोग हैं जो इसे चला पाएंगे। वैसे ये स्वॉर्ड किसकी है? कोशित्सु कोएत्सु को बताता है कि वो उसके पास तोकुगावा इएयासु की रिक्वेस्ट लेके आया है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें डायरेक्ट तोकुगावा इएयासु की सपोर्ट मिलेगी, फिर तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आगे कहता है कि तोकुगावा इएयासु चाहते हैं कि तुम होनामी कोएत्सु खुद इस ब्लेड को शार्प करो। कोएत्सु तोकुगावा इएयासु के बारे में सोचता है। वो कोशित्सु को बताता है कि तुम होनामी फैमिली के 10th जनरेशन के हेड हो। इस काम के लिए तुम्हारी शार्पनिंग स्किल्स काफी है और वैसे भी मैं रिटायर हो गया हूँ। ऐसा कहते हुए कोएत्सु वहां से भाग जाता है और तभी कोएत्सु के पास उसकी मदर एक्साइटेड होते हुए आती है। कोएत्सु कहता है कि इस स्नो के कारण इस साल का नया साल बहुत सुंदर और शांत होने वाला है। उसकी मदर कहती है कि क्या तुम बाहर घूमने नहीं गए? सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि योशिओका स्कूल का हेड मर चुका है। योशिओका स्कूल सिज़रो का फ्यूनरल निकाल रहा है। अकीमी भी वहां खड़ी है। कोएत्सु सोचता है कि वो सच कह रहा था, इसका मतलब उसका नाम मियामोटो मुसाशी है। कोएत्सु की मदर कहती है कि मैं तुम्हारे गेस्ट से नहीं मिली, उसकी तबीयत कैसी है? कोएत्सु बताता है कि वो 3 दिन और 3 रात से लगातार सो रहा है, जैसे कि एक बीस्ट खुद को रिकवर कर रहा हो। मदर कहती है कि ये टाउन बहुत ही खतरनाक लोगों से भरा हुआ है, वो सब मुसाशी को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। योशिओका के लोग भी मुसाशी के पीछे होंगे और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमें कुछ पता ही ना हो। ऐसा कहते हुए कोएत्सु की मदर वहाँ से रूम में चली जाती है। वो पेपर पे स्नो लिखती है और कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है जो कि मदर को छेड़ते हुए उसके दोनों गालों पर बर्फ लगा देता है। मदर उससे लिखकर पूछती है कि क्या तुम्हारी कंट्री में भी बर्फ पड़ती है? वो व्यक्ति कोजिरो होता है। वो मदर को लिखकर बताता है कि बहुत ज्यादा। चैप्टर 193। मुसाशी और कोएत्सु एक रूम में बैठे हैं। कोएत्सु कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा जो इतने दिनों तक सोता रहा। तुम्हारे घाव कैसे है? मुसाशी कोएत्सु का धन्यवाद करता है। ना ही सिर्फ कोएत्सु ने उसे रहने की जगह दी,
बल्कि उसने उसके घाव को ठीक भी किया। वो कहता है कि मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो अपने हैंड में बुद्धा के डरावने स्टैचू को देखता है। वो आगे कहता है कि वो उन पर और बोझ नहीं बनना चाहता, वो यहाँ से जल्दी निकल जाएगा। कोएत्सु कहता है कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। शहर में तुम्हारे नाम के ही चर्चे हो रहे हैं। कई लोग हैं जो तुमको मारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी योशिओका स्कूल से दुश्मनी है। डोजो में डेंसेचिरो डिसाइपल्स के संग ट्रेनिंग कर रहा है। डेंसेचिरो होरिकावा से हार जाता है। डेंसेचिरो कहता है कि वो सरेंडर कर रहा है। इसे देखकर सारे डिसाइपल्स चौंक गए हैं। होरिकावा कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। मुसाशी को मारने के बाद तुम शिज़ुरो की मौत पर खुल के रोना। तुम्हें अपने भाई का बदला लेना है और मुसाशी को जान से मारना है। डेंसेचिरो साहस इकट्ठा करता है। वो कहता है कि वो ऐसा ही करेगा। वो फिर से होरिकावा से फाइट करता है। होरिकावा फिर से उसे गिरा देता है। बाकी डिसाइपल सोचते हैं कि डेंसेचिरो अंदर से टूट चुका है। कुछ दिन पहले ही मास्टर की डेथ हुई है और कुछ दिन बाद डेंसेचिरो की मुसाशी से फाइट होने वाली है। ऐसा लगता है कि डेंसेचिरो इस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा है। मीके उएदा से कहता है कि उन्हें कुछ करना होगा। ये बात डेंसेचिरो सुन लेता है। वो मीके को उससे फाइट करने को बुलाता है। मीके भी डेंसेचिरो को नीचे गिरा देता है। रात हो गई है। डेंसेचिरो घर पर आ गया है। उसकी वाइफ उसका स्वागत करती है। डेंसेचिरो अपने बच्चे को देखने रूम में जाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास आता है। वो अपने वाइफ की गोद में रोने लगता है। बाकी डिसाइपल्स एक रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। ओएदा कहता है कि हर कोई हमारी तरफ ही देख रहा है और इसीलिए उन्हें कुछ करना होगा। डेंसेचिरो की हालत अभी ठीक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस स्थिति में जीत सकता है? ऐसा हो सकता है कि डेंसेचिरो भी मुसाशी के हाथों मारा जाए। अगर ऐसा हुआ तो योशिओका स्कूल तबाह हो जाएगा। तभी उनमें से एक कहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें मुसाशी पर पहले ही अटैक करना चाहिए? तभी दूसरा कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि शिज़ुरो को मुसाशी ने मारा है और सबको ऐसा लगेगा कि डेंसेचिरो मुसाशी को डिफीट नहीं कर सकता था। तभी योशिओका ने फाइट से पहले ही मुसाशी को मार दिया। एक कहता है कि तो उन्हें क्या करना चाहिए? डेंसेचिरो और मुसाशी को फाइट करने दे। ओएदा कहता है कि उन्हें ये पता लगाना होगा कि मुसाशी कहाँ रुका हुआ है। वो बाकी डिसाइपल्स को क्योटो के सारे इनको सर्च करने को कहता है। वो शिज़ुरो के बारे में सोचता है। शिज़ुरो, तुम्हें लगा कि डेंसेचिरो मुसाशी को डिफीट नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमने उसे मारने की कोशिश करी ताकि किसी को कुछ पता न चले। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी बॉडी पर इतने निशान हैं। इसका मतलब ये पहली बार नहीं है जब तुमने अपने भाई की सोची हो। ओएदा शिज़ुरो को याद करके रोने लगता है। माताहाची क्योटो के एक इन में बैठा है। तभी वहां पर योशिओका के डिसाइपल्स आ जाते हैं। वो वहां मुसाशी को ढूंढ रहे हैं। माताहाची को लगता है कि वो कहीं उसे तो नहीं ढूंढ रहे। लास्ट ईयर उसने उसके स्कूल में आग लगा दी थी। डिसाइपल्स को मुसाशी किसी भी इन में नहीं मिलता। वो इनके ओनर से कहते हुए जाते हैं कि अगर मुसाशी मिले तो योशिओका स्कूल को बताए। माताहाची उठता है। वो इनके ओनर से कहता है कि वो ससाकी गोजिरो है। इनके लोग इतना हल्ला क्यों काट रहे हैं? इनका ओनर माताहाची को कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। माताहाची ये सुनकर दंग हो जाता है कि मुसाशी ने योशिओका शिज़ुरो को काट दिया है। ये सुनकर वो बैठ गया है। वो डर गया है। वो सोचता है कि मुसाशी और कितना आगे जाएगा। चैप्टर 194। जोतारो और ओसु भी क्योटो में आ गए हैं। जोतारो बहुत खुश है कि वो ये रूमर कितनी बार सुन चुका है। वो ये कहता है कि वो ये सोचते हुए भी कपकपा रहा है कि उसके मास्टर ने योशिओका शिज़ुरो को काट दिया है। वो आगे कहता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मुसाशी मेरा मास्टर है। ओसु जोतारो को चुप रहने को कहती है। वो बताती है कि उसकी ये बातें उन्हें मुसीबत में डाल सकती है। वो उसी बोर्ड के सामने आ जाती है जिसको उस रोनिन ने गाड़ा था। इस बोर्ड पर उसने मुसाशी को चैलेंज किया है। ओसु मुसाशी को याद करती है। मुसाशी नदी में है। उसने अपने मुंह से एक मछली को पकड़ लिया है। ओसु उसे कहती है कि क्या तुमने इसे हाथों से पकड़ने के बाद अपने मुंह में तो नहीं डाला? मुसाशी उस मछली को नदी में डाल देता है और फिर से उसे मुंह से पकड़ के दिखाता है। ओसु सोचती है कि उसे इस मेमोरी की याद अभी क्यों आई। तभी जोतारो नोटिस करता है कि एक और बोर्ड है जिस पर उसके मास्टर को चैलेंज किया गया है। ओसु कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्योटो शहर में कभी आएगी भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मियामोटो विलेज को छोड़ेगी। वो मुसाशी को याद करते हुए सोचती है कि चाहे मियामोटो जैसा विलेज हो और या फिर क्योटो जैसा बड़ा शहर, तुम हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हो। सब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, सब तुमसे डरते हैं, सब तुमसे हेट करते हैं और इन सब के बावजूद भी तुम अपनी मंजिल को पाने में लगे हुए हो। मुसाशी और कोएत्सु बातें कर रहे हैं।
कोएत्सु कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ रहने की जगह दी है, इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे संग बैठकर चाय ही पी लो, वही काफी है। मुसाशी कप उठाकर पीने लगता है। कोएत्सु कहता है कि क्या वो शराब पीना चाहता है। मुसाशी बताता है कि वो शराब को नहीं झेल पाता, टी ही बढ़िया है, पर वो और नहीं पीना चाहता। वो टी पीकर कोएत्सु का धन्यवाद करता है। कोएत्सु बताता है कि जब मैंने उस दिन सुना कि तुमने शिज़ुरो को काट दिया है तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम ऐसी खतरनाक बैटल करके आए हो। तुम अपने खून को ऐसे पोंछ रहे थे जैसे कि कोई अपने पसीने को पोंछता है, पर मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। क्या मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को देख सकता हूँ? मुसाशी कोएत्सु को स्वॉर्ड देता है। कोएत्सु उसे मियान में से निकाल कर देखने लगता है। मुसाशी नोटिस करता है। वो कहता है कि तुम्हें स्वॉर्ड को पकड़ना अच्छे से आता है। तभी कोएत्सु को कुछ महसूस होता है। वो अपने कंधे पर हाथ रखकर उसे चेक करता है। वो मुसाशी को बताता है कि उसे ऐसा लगा कि वो कट चुका है। वो आगे कहता है कि मेरा नाम होनामी कोएत्सु है और मैं एक स्वॉर्ड शार्पनर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। वो मुसाशी का धन्यवाद करता है। वो बताता है कि उसने कुछ पल के लिए मुसाशी में से आती ब्लड थ्रस्ट को देखा। ऐसा लगता है कि उसका हाथ जब मर्जी उसकी बॉडी से कट सकता है। ये उसके ब्लेड का ओरा था। वो आगे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं तुम्हें फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। ये भी एक देखने लायक सीन होगा। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। मुसाशी सोचता है कि कोएत्सु को नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। मुसाशी कहता है कि वो बाहर जा रहा है। वो बताता है कि उसे रैंगुइन टेम्पल की लोकेशन देखनी है, जहाँ पर वो कुछ दिनों बाद डेंसेचिरो से फाइट करेगा। कोएत्सु मुसाशी को ऐसा करने से मना करता है। वो बताता है कि हर कोई उसे ही ढूंढ रहा है। तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम सो रहे थे, पर सारे लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। मुसाशी कहता है कि उन्हें मेरे बारे में बात करने दो, वैसे भी मेरी इतनी वैल्यू नहीं है। सेके सुसायोरी ने भी उसके सामने आ जाते हैं। वो कहता है कि सही कहा, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। मुसाशी कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे जीता, वो ये जीत डिजर्व नहीं करता। सेके सुसायोरी ने उसकी आंखों के सामने आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। मुसाशी हवा में हाथ मारकर उन्हें दूर भगा देता है। मुसाशी टाउन में घूम रहा है। वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे रोकेगा भी। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ और वैसे भी कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। आसपास के लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि वो मियामोटो मुसाशी है और वो फाइट की लोकेशन रैंगुइन टेम्पल देखने आया है। मुसाशी उन्हें देखता है। वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 195। एक शॉप में कुछ लोग योशिओका स्कूल का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरा स्कूल मुसाशी के पीछे है, उसने शिज़ुरो को बीच में से काट दिया है। वहीं एक टेबल पे ग्योंतोजी बैठा है। वो कहता है कि वो इस स्टोरी को सही से सुनना चाहता है। मुसाशी रैंगुइन टेम्पल में है। रोनिन उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो व्यक्ति मुसाशी होगा। वो यहाँ बैटल की लोकेशन चेक करने आया है। उसके सर पर पट्टी, ये पक्का उसे शिज़ुरो से फाइट करते हुए मिली होगी। तो कौन मुसाशी को पहले मारेगा? मुसाशी उनकी ओर देखता है और वो सारे डर जाते हैं। मुसाशी उनकी ओर आने लगता है। रोनिन भी उसे घूरने लगते हैं। वो रोनिन मुसाशी को डर के मारे जगह दे देते हैं। मुसाशी उनके बीच में से निकल जाता है। मुसाशी कहता है कि उसे सोना चाहिए। वहीं माता हाची एक शॉप में एंटर होता है। वो डम्पलिंग्स ऑर्डर करता है और खाने लगता है। तभी वो पास में बैठे लोगों को मुसाशी और डेंसेचिरो के बारे में बात करते हुए सुनता है। माता हाची उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या मुसाशी सही में इतना स्ट्रॉन्ग है। वो माता हाची को बताते हैं कि सबको यही लगता है कि मुसाशी पूरे योशिओका स्कूल से अकेले फाइट करने वाला है। माता हाची कहता है कि तो क्या तुमने सासाकी कोजिरो का नाम सुना है? वो बताते हैं कि उन्होंने सुना है, वो भी काफी तेजी से अपना नाम कमा रहा है। माता हाची कहता है कि वही सासाकी कोजिरो है। तभी उनमें से एक बताता है कि उसने सुना है सासाकी कोजिरो बहरा है। ये सुनने के बाद माता हाची कहता है कि उसका नाम सासाकी कुजिरो है। वो ऐसा सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि वो कोजिरो और कुजिरो में कंफ्यूज हो गए थे। तभी उनमें से एक कहता है कि अफवाह तो सही है कि वो बोल और सुन नहीं सकता, पर मैं उस पर यकीन जब ही करूंगा जब मैं उसे खुद देख लूंगा। माता हाची सोच में पड़ जाता है कि क्या कोजिरो बहरा है, पर यह कैसे हो सकता है, उसके पास तो सर्टिफिकेट भी है। तभी उन व्यक्ति में से एक व्यक्ति खिड़की में से देखते हुए कहता है कि योशिओका यहाँ से निकल रहे हैं। माता हाची ये सुनकर डर जाता है। डेंसेचिरो उएदा और मीके के संग वहां से निकल रहा होता है। वो देखते हुए कहता है कि डेंसेचिरो तो बहुत बड़ा है, दिखने में ऐसा लगता है कि मुसाशी नहीं बचने वाला। तभी वो नोटिस करता है कि माता हाची बिना पेमेंट करे वहां से भाग गया है। माता हाची सोचता है कि अगर डेंसेचिरो ने मेरी शक्ल देखी तो वो मुझे पहचान लेगा। उसने मुझे एक बार मारा भी था, उस बात को 1 साल हो गया है।
पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। वो कहता है कि हालांकि मेरा चेहरा बदल गया है पर वो मुझे पहचान सकते हैं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसके साइड में से ग्योन तोजी निकलता है और वहीं डेंसेचिरो के सामने मुसाशी आ जाता है। डेंसेचिरो को मुसाशी का फेस देखते ही सिज़ुरो की याद आ जाती है। तभी वो ओएदा को रोकता है जो कि मुसाशी पर अटैक करने वाला था। डेंसेचिरो मुसाशी की ओर देखता है। वो उससे पूछता है कि उसका भाई कैसा लड़ा। मुसाशी कहता है कि क्या तुम मेरी बैंडेज से पता नहीं लगा सकते, वो तुमसे कई गुना अच्छा फाइटर था। वो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं तभी ग्योन तोजी वहीं उसी ओर आ जाता है। चैप्टर 196। ग्योन तोजी ने शॉप पर उन लोगों को काट दिया है क्योंकि वो योशिओका स्कूल की इंसल्ट कर रहे थे और अब वो मुसाशी और डेंसेचिरो के यहाँ आ चुका है। वो मुसाशी के पीछे खड़ा है। डेंसेचिरो ग्योन तोजी को पहचान लेता है। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड पकड़ते हुए कहता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है, पर वो उनको ये नहीं जानने दे सकता कि अभी उसकी कंडीशन सही नहीं है। ग्योन चिल्लाता है कि डेंसेचिरो तुम मुसाशी को काट दो। वो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। डेंसेचिरो तोजी को ऐसा करने से मना करता है। मुसाशी अपने पैर से जमीन पर लकीर खींचता है। वो सोचता है कि अगर ग्योन के साथ डेंसेचिरो ने भी अटैक किया तो वो डेंसेचिरो के अटैक को नहीं देख पाएगा। मुसाशी कहता है कि उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। उसकी नजर लकीर पर ही होती है। वो देखता है कि ग्योन तोजी उसकी रेंज में आ गया है। मुसाशी एक वार में उसकी गर्दन काट देता है। ग्योन सिर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम स्ट्रांग हो गए हो और जब तुम स्ट्रांग हो रहे थे तो मैं कमजोर होता चला गया। लगता है मेरी स्वॉर्ड ने भी मुझे छोड़ दिया है। ग्योन तोजी जमीन पर गिर गया है। डेंसेचिरो ग्योन की डेड बॉडी देख रहा है। मुसाशी कहता है कि अगर तुमने भी मुझ पर अटैक किया होता तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता। वो जाते आते डेंसेचिरो को सलाह देता है तुम्हें अपने स्कूल का बिजनेस संभालना चाहिए। ओएदा उस शॉप के ओनर से बात कर रहा है। वो बताता है कि ग्योन तोजी उसके 10 स्वॉर्ड्समैन में से एक था पर स्कूल ने उसे बैन कर दिया था। पर अपने मास्टर सिज़ुरो की डेथ की न्यूज सुनने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हें समझना चाहिए। और वैसे भी जिन रोनिन को ग्योन तोजी ने मारा उनके बारे में कोई नहीं जानता था और वैसे भी ग्योन भी मर चुका है। ओएदा शॉप ओनर से माफी मांगता है। ग्योन की बॉडी को डिसाइपल डोजो में ले आए हैं। वो सोचते हैं कि क्या ग्योन की कोई फैमिली भी थी। शायद उसकी फैमिली माउंट टोरीबे के पास रहती है। एक डिसाइपल बताता है कि वो वहां गया था पर उसकी मदर ने ही ग्योन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। डिसाइपल सोचता है कि ग्योन को सब हेट करते थे क्योंकि वो बहुत घमंडी था। पर एक डिसाइपल कहता है कि उसकी स्वॉर्ड में कुछ तो बात थी। मैंने उसको कई बार कॉपी करने की कोशिश की। ओएदा उस इंसिडेंट को ही सोच रहा है। वो सोचता है कि मुसाशी एक साल में बहुत स्ट्रांग हो गया है और अगर डेंसेचिरो से फाइट करेगा तो ठीक नहीं होगा। मुसाशी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है पर डेंसेचिरो के लिए इस फाइट में योशिओका स्कूल की लेगेसी दांव पर है। ओएदा सोचता है कि डेंसेचिरो को ये फाइट नहीं करनी चाहिए, उसके बजाय किसी और को लड़ना चाहिए। ओएदा को ससाकी कोजिरो याद आता है। ओएदा बाकी डिसाइपल्स को बताता है कि उसके पास एक प्लान है। चैप्टर 197। कल के इंसिडेंट के बाद से वो एरिया खाली हो चुका है। एक वुमेन वहां से गुजर रही है जिसे वहां से निकलने में भी डर लग रहा है। वो उसके सामने से कोजिरो को आता हुआ देखती है। कोजिरो उसके पास से होता हुआ निकलता है। वो वुमेन उसे पीछे मुड़कर देखती है। कोजिरो भी उसे पीछे मुड़कर स्माइल करता है। कोजिरो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने संग ले जाता है। ओएदा सबको कोजिरो के बारे में बता रहा है कि वो डेंसेचिरो जितना ही लंबा है, उसके बाल भी लंबे हैं और उसका फेस एक बच्चे की तरह है। वो एक इनक्रेडिबल स्वॉर्डमैन है और वो बहरा है। हमें उसका अपने स्कूल में स्वागत करना चाहिए। वो तुम्हें दिखे तो उसका सम्मान करना और उसे यहाँ ले आना। वो डिसाइपल से कोजिरो को ढूंढने की कहता है। ओएदा सोचता है कि वो ये सब डेंसेचिरो को कैसे बताएगा। तभी एक बच्चा मीकी के पास आता है। वो मीकी को बताता है कि उसने मुसाशी को ओनामी स्टेट में जाते हुए देखा। उसने कुछ देर तक इंतजार भी किया पर मुसाशी बाहर नहीं आया। उसे पक्का यकीन है कि मुसाशी वहीं रुका है। मीके उस बच्चे को पैसे देता है। वो सोचता है कि अब उसे मुसाशी पर सीक्रेट अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसाशी पेपर पर वाटर से पेंटिंग कर रहा है। कोएत्सु कहता है कि क्या वो उसके लिए इंक लेके आए। मुसाशी कहता है कि वाटर के कारण वो एक पेपर को बार बार यूज कर सकता है। मुसाशी ओसु को पेंट करता है जो कि ब्रिज के पास खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। कोएत्सु पूछता है कि ये लेडी कौन है जो ब्रिज पर है, क्या तुमने एक लेडी बनाई है। मुसाशी कहता है कि ये एक पंपकिन है। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। कोएत्सु कहता है कि उसने सुना है कि ग्योन तोजी जो कि योशिओका के 10 स्वॉर्ड्समैन में से एक था मारा गया। मुसाशी बताता है कि तोजी ने पहले उस पर अटैक किया। वो आगे कहता है कि वो लकी था। अगर मेरी पहली स्विंग मिस हो जाती तो मुझे नहीं पता कि क्या होता और वैसे भी वो पागल हो गया था। कोएत्सु कहता है कि तुम तो बहुत खतरनाक हो। मुसाशी कहता है कि ये सही नहीं है। उसने फाइट स्टार्ट करी थी पर असल में ये फाइट जब स्टार्ट हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम क्योटो में आया था।
तभी मुसाशी कुछ आवाज नोटिस करता है। कोइत्सु कहता है कि तुम्हारी और योशिओका की फाइट आपस से बाहर हो गई है। मुसाशी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, कुछ दिनों में मैं टंसेचिरो से फाइट करने वाला हूँ, तब सब खत्म हो जाएगा। आवाज कंटिन्यू आती है। मुसाशी कहता है कि क्या ये कैट की आवाज है? कोइत्सु कहता है हो सकता है। मुसाशी सोचता है कि सिर्फ उसे अपने स्किल्स पर फोकस करना है और उसे किसी के बारे में नहीं सोचना। तभी कोइत्सु की मदर कोजिरो के पास से उस वुमेन को भगाती है जिसे वो अपने साथ यहाँ ले आया था। वो कहती है कि तुम्हें इतनी आसानी से किसी के भी साथ नहीं सो जाना चाहिए। कोइत्सु अपनी मदर की आवाज सुनते हुए कहता है कि यहाँ पर एक और गेस्ट रुका हुआ है। माताहाची फिर से किसी शॉप पर बैठ के ड्रिंक कर रहा है। वो कहता है कि कोजिरो बहरा है, ये हो ही नहीं सकता, मैंने तो उससे बात की है। वो तैनकी को कोजिरो समझ रहा था क्योंकि तैनकी के पास से उसे कोजिरो का लेटर मिला था। वो आगे सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि जब कोजिरो मर ही चुका है तो उसकी रेपुटेशन हर दिन बढ़ती कैसे जा रही है। वो नशे में धुत है। वो कहता है कि एक बात तो पक्की है कि वो मर चुका है, नहीं तो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं होता। वो कहता है कि मुसाशी ने अपना नाम कमा लिया है और एक वो है जो लोगों को धोखा देकर अपना बिल भरता है। हम में काफी अंतर आ गया है। तभी वो शॉप के ओनर से सुनता है कि ये सब मुसाशी की गलती है। ग्योनतोजी की डेथ के बाद कल से कोई भी कस्टमर उसके यहाँ नहीं आया है। उसकी पूरी स्ट्रीट खाली है। ये मुसाशी की गलती है। वो कहता है कि कितनी बड़ी सरदर्दी है। माताहाची नशे में खड़ा होता हुआ कहता है कि सही में बहुत सरदर्दी है। मुसाशी सिर्फ गांव का गवार है। एक ग्रेट फाइटर अपना नाम कमाने के लिए कभी भी लोगों को खुलेआम नहीं मारता फिरता। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मुसाशी अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो कितना स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग फाइटर कभी ऐसा नहीं करता। शॉप का ओनर कहता है कि तुम जरा धीरे बोलो, कहीं ये कोई सुन ना ले। माताहाची ड्रिंक करते हुए कहता है कि तुमने मुझे समझा क्या है, मैं ससाकी कोजिरो हूँ, हो सकता है कि तुमने मेरे बारे में ना सुना हो। माताहाची चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आओ मुसाशी, मैं तुमसे फाइट करूंगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ऐसा कहते हुए वो ड्रिंक करता है। तभी पीछे से मीके पूछता है कि क्या तुमने खुद को कोजिरो बताया? उसके संग 2 डिसाइपल है। माताहाची कहता है कि उसने कोजिरो कहा है, ना कि कोजिरो। मीके कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कोजिरो कहते हुए सुना, तुम अब कवर क्यों कर रहे हो? तभी उन डिसाइपल्स में से एक कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माताहाची वहां से जाने की कोशिश करता है पर मीके उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि वो समझ गया, वांटेड पोस्टर। वो माताहाची से कहता है कि चलो बात करने बाहर चलते हैं। वो माताहाची को फील्ड में ले आया है। माताहाची अब भी कह रहा है कि मेरा यकीन करो, मेरा नाम कुजिरो है। डिसाइपल उसे मारना शुरू करते हैं। वो माताहाची की आंख सुझा देते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि ये होनीदेन माताहाची है। मीके उसके सिर के लटकते हुए बाल पकड़कर उखाड़ देता है। वो माताहाची से कहता है कि अगर तुम उसका नाम यूज कर रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम ससाकी कोजिरो के बारे में जानते हो। कोजिरो के बारे में ना जानते हुए तुम उसके नाम को यूज करने का खतरा नहीं उठा सकते। मीके माताहाची के मुंह पर टक्कर मारता है। माताहाची कहता है कि मैं कोजिरो को नहीं जानता, वो मर चुका है। ये सुनने के बाद मीके उसे और मारता है। वो कहता है तुम झूठ तो सही से बोल लेते। तभी ससाकी कोजिरो एक वुमन के साथ वहां आ जाता है। मीके उसे कहता है कि यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा। तभी एक डिसाइपल ससाकी को देखते हुए कहता है कि वो लंबा है और उसके बाल भी लंबे हैं और उसका चेहरा भी एक बच्चे की तरह है। मीके कोजिरो के पास आता हुआ जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा। ऐसा सुनकर कोजिरो के पास से वुमन भाग जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि वो बहरा भी है। वो समझ जाता है कि उसके सामने ससाकी कोजिरो खड़ा है। माताहाची रियल कोजिरो की ओर देखता है और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।